तो दोस्तों आज एक बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि अंदर से एकदम आपको शायद हिला सकता है और बताया जा रहा है कि अब आर्मेनिया और रशिया के बीच में ऑफिशियल दुश्मनी शायद शुरू हो चुकी है। जी हाँ, खबर बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही भावुक कर देने वाली है। एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको सारी कुछ चीजें बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, भारत के अंदर कई सारे घुसपैठिए मौजूद हैं जो कि आजू बाजू के देशों से इनलीगली भारत में आए हैं। इनको लेकर कोई फिक्स आंकड़ा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि इनकी संख्या करोड़ों में है। अब हम सभी जानते हैं कि इन घुसपैठियों को वापस इनके देश भेजना भारत के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप एक बार को सोचकर देखिए कि अगर एक साथ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करते हुए 1,30,000 घुसपैठिए जो कि इनलीगली भारत के अंदर घुसपैठ करके आए हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं, तो आप सोचिए कि दृश्य कैसा हो सकता है। भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक भारत की इस लेवल पर किरकिरी होगी, जबकि भारत कोई गलत काम नहीं करेगा, अपने देश में आए घुसपैठियों को बाहर भगाएगा। इसके बावजूद भारत को जवाब देते नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति कर दी जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा भारत को कि ऐसा करना एकदम से बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों आप एक बार सोच कर देखिए कि आर्मेनियाई मूल के 1,30,000 क्रिश्चियंस को अजरबैजान की फोर्सेस द्वारा इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि वो लोग जिस एरिया में यानी नागोर्नो काराबाग पे जहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे, वहां से उन्हें पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया, बिल्कुल कश्मीर के लोगों की तरह। और वो इस समय अपने ही देश के अंदर आम शरणार्थियों की तरह बनकर रह गए हैं। जी हाँ, पिछले 30 सालों में इतना बड़ा पलायन आज तक देखने के लिए नहीं मिला, जो कि कुछ महीनों पहले नागोर्नो काराबाग से आर्मेनियाई मूल के क्रिश्चियंस को करना पड़ा था। 1,30,000 की संख्या में एक साथ पलायन करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सैकड़ों किलोमीटर्स ये लोग पैदल चलते हैं, जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, सब तरह के लोग होते हैं। कई सारे लोग बीमार भी होते हैं और कई सारे लोगों की बहुत दुर्दशा हुई और कई सारे लोगों की तो जान भी चली गई इस पलायन के दौरान। लेकिन ना WHO कुछ बोला, ना ही UN कुछ बोला, और ना ही दुनिया में मौजूद 193 देश कुछ बोले। कारण ये था कि ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे आर्मेनिया के लोग इनडायरेक्ट वे में हाथ मानते हैं रशिया का, क्योंकि रशिया के ऊपर ही इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं आपको मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूं कि रशिया ने अपनी वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई और आर्मेनिया की रक्षा के लिए उसने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। उल्टा अजरबैजान टर्की के पाले में जाकर हर वो काम करने की कोशिश की जो कि आर्मेनिया के खिलाफ था। इसी वजह से देखा यह गया है कि पिछले कुछ समय से आर्मेनिया लगातार एंटी रशिया एक्टिविटी किए जा रहा है। सबसे पहले तो उसने हथियारों की खरीद रशिया से बंद की, भारत और फ्रांस जैसे कुछ देशों के साथ हथियारों की डील की। इसके बाद रशिया का जो नेटो जैसा संगठन था CSTO, उससे नाता ऑलमोस्ट तोड़ दिया गया है। इसके बाद रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक, उसके प्रसारण के ऊपर इन लोगों ने बैन लगा दिया। और अब फाइनली खबर निकल कर आ रही है कि आर्मेनिया द्वारा औपचारिक रूप से ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ऑफिशियल सदस्यता ले ली है। जी हाँ, ये वही ICC है जिसने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर वॉर क्राइम का आरोप लगाते हुए अरेस्ट वारंट जारी किया है। और ICC के कानूनों का पालन करने वाले उन सभी देशों में अगर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो उन्हीं देशों में अब आर्मेनिया का नाम भी शामिल हो गया है। यानी अगर आर्मेनिया की विजिट पर भी व्लादिमीर पुतिन जाते हैं तो आर्मेनिया के पास ICC का वो वारंट होगा और आर्मेनिया व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर पाएगा। वैसे ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आर्मेनिया का ये कितना बड़ा स्टेप है रशिया के खिलाफ। इसको लेकर मैंने आपको पास्ट में कुछ खबरें जरूर दी थी कि आर्मेनिया काफी लंबे समय से ICC ज्वाइन करने के लिए तैयारियां कर रहा है, ताकि ये जो आर्मेनियाई मूल के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, इनको संरक्षण मिल पाए। और इसको लेकर 1999 में ही रोम के द्वारा पास किए गए ICC के रूल्स के ऊपर आर्मेनिया द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। लेकिन आर्मेनिया का जो लॉ था, जो इंटरनल उनका संविधान था, वो इस बात की मान्यता नहीं देता था। लेकिन वर्ष 2015 में जब आर्मेनिया का संविधान बदल दिया गया, नए सिरे से उसे लिखा गया, तो ये बीच की सारी अड़चनें दूर हो गई। और जब आर्मेनिया के कोर्ट द्वारा इस बात की मंजूरी दे दी गई कि अब आर्मेनिया ऑफिशियली ICC को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी तरह की कोई अड़चनें बीच में नहीं है, तो उसके बाद आर्मेनिया द्वारा ICC को औपचारिक रूप से ज्वाइन कर लिया गया। लेकिन इसके बाद फिर रशिया का खतरनाक वाला बयान निकलकर सामने आता है और सीधे इस कार्रवाई को आर्मेनिया द्वारा रशिया के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है। और इसकी कड़ी निंदा करते हुए
आर्मेनिया के बारे में कई सारे आपत्तिजनक बयान भी दिए गए हैं। हालांकि आर्मेनिया की तरफ से वही कहा गया कि देखिए, हम लोग हमारे लोगों के राइट्स की रक्षा करने के लिए मजबूर हो गए थे और इसी वजह से हम लोगों ने आईसीसी को ज्वाइन किया। वैसे इस बात की सुगबुगाहट काफी पहले से ही चल रही थी। मैंने भी आपको समय समय पर बताया कि भारत आर्मेनिया के अंदर घुसा यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि भारत कभी भी अपने रहते आर्मेनिया को एंटी रशिया एक्टिविटी नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही फ्रांस की ऑफिशियल एंट्री होती है, क्योंकि फ्रांस और आर्मेनिया के बीच में काफी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, इसको लेकर भी मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ। तो फ्रांस की जब एंट्री हो जाती है, फ्रांस के साथ हथियारों की लेन देन जब शुरू हो जाती है और फ्रांस द्वारा ये कह दिया जाता है कि अब हमारा एक डिफेंस ऑफिशियल आर्मेनिया के अंदर ही पदस्थ रहेगा और वो आर्मेनिया की सारी रिक्वायरमेंट को नोटिस करेगा और दोनों देशों के बीच में डिफेंस डील्स को कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद से ही यह सुगबुगाहटें तेज हो गई थी कि अब फ्रांस के पीछे पीछे पूरा नेटो ऑलमोस्ट आर्मेनिया के अंदर आ जाएगा और आर्मेनिया के अंदर नेटो की एंट्री होना मतलब यूक्रेन के अंदर नेटो की एंट्री होने के बराबर है। और यूक्रेन के साथ जो भी संघर्ष चल रहा है रशिया का, ये जिस दिन खत्म होगा उस दिन रशिया के लिए एक नया संघर्ष आर्मेनिया के फ्रंट पर फिर शायद खुल सकता है। लेकिन आर्मेनिया भी यहाँ पर मजबूर था, रशिया उसकी मदद कर ही नहीं रहा था और अजरबैजान टर्की के साथ मिलकर लगातार इनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे थे, इनकी टेरिटरीज को कैप्चर किया जा रहा था। इनके आगे और बहुत भयानक प्लान है जिसके तहत आर्मेनिया की कई सारी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को भी ये लोग कैप्चर करने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी देशों का सहयोग आर्मेनिया को अनिवार्य था और उसी के लिए ये कदम माने जा सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से यहाँ पर आर्मेनिया सही है या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।